आज हम लोग यशपाल के द्वारा लिखित कहानी और उनके संक्षिप्त काव्य लेखन को देखने की कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं कि यशपाल ने किस तरह का साहित्य लिखा और साहित्य में उनका कैसा योगदान अपना रहा है। इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि यशपाल जी का जन्म 1903 में होता है और देहावसान जो है आपके 1976 में होता है। इस दौरान उन्होंने जो साहित्य लिखा उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। यशपाल जी ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए तक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पे वे भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए तथा उनके क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने उस तत्कालीन राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दिया, इसलिए यशपाल जी पर जो प्रभाव है वो मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में पड़ता है और उनकी इस विचारधारा का प्रभाव जो है हम उनकी रचनाओं में देखते हैं। उनके द्वारा जो उपन्यास हैं चर्चित वो हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे इत्यादि ये इनके उपन्यास हैं। झूठा सच में यशपाल जी ने जो भारत विभाजन की जो त्रासदी है उसके संदर्भ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर अपना गहरा विश्लेषण या वो विचार दिया है कि उसके पीछे क्या तत्कालीन कारण थे, किस प्रकार से कितना भारत विभाजन किन परिस्थितियों के आधार पर हुआ। इस विषय को लेकर के उन्होंने झूठा सच पर अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें कि राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट करने की कोशिश करी है। और उसके साथ ही जो है उन्होंने इस रूप में यशपाल जी का जो झूठा सच उपन्यास है वो साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके बाद ज्ञानदास, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, चिंगारी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। चक्कर कलब, न्याय का संघर्ष, बात बात में ये इनकी कुछ निबंध संग्रह हैं। रहा बीती, लोहे की दीवारों के दोनों ओर इनकी यात्रा वृत्तांत है। यशपाल जी के साहित्य को पढ़ कर के और हमें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सामाजिक यथार्थ को हमारे सामने चित्रित किया है। उनकी कहानियों का कथानक जो है सीधा यथार्थ जगत से संबंधित होता है, अतः न तो उनमें आदर्श की स्थापना का प्रयत्न रहता है, न ही कल्पना का। उनकी कहानियाँ सामाजिक रूढ़ियों को अस्वीकार करती हैं तथा नैतिक आदर्शों पर व्यंग्य से संबंधित कहानियों में उन्होंने प्रतीक पद्धति का प्रयोग किया है कि किसी प्रतीक को लेकर के उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये कहानियाँ इसीलिए सामान्य विषय की होते हुए भी बहुत मार्मिक सी जान पड़ती हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक स्वतंत्रता की धारणा से बंधी हैं तथा उनका उद्देश्य है कि विषय की आर्थिक विषमता, नैतिकता, यौन भावनाएं आदि समस्याओं को चिंतनशील समाज के सामने रखना। इनकी कहानियाँ समाज की झूठी नैतिकता के खोखलेपन पर व्यंग्य करती हैं। इसीलिए इनकी कहानियों में जो कथानक है वह चुस्त, व्यंजक व यथार्थ चरित्रों पर आधारित होते हैं। इसीलिए जो झूठा उपन्यास जिसकी प्रसिद्धि के आधार पर यशपाल जी को जाना जाता है, उसमें भी इन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को उस वास्तविक समय सीमा में स्पष्ट करने की कोशिश करी है और वह उपन्यास इसीलिए चर्चित है। अब हमारे सिलेबस में जो उनके द्वारा लिखित कहानी है खच्चर और आदमी। इस कहानी में यशपाल जी ने उन धार्मिक अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया है
जो कि मनुष्य को परिस्थितियों का दास बनाती है और मनुष्य उन अंधविश्वासों में जीते हुए उसी के अनुरूप अपने को ढाल लेता है। यह जीव, हर जीव की क्या है, एक स्थिति है। कहानी में, प्रस्तुत कहानी में आपके खच्चर भूख लगने पर, जो खच्चर सिर्फ घास और जंगलों में चरावाहा इत्यादि करते हैं, वह भूख लगने पर किस तरह से मांसाहारी बन जाता है। और जब कुछ भी ना होने पर वह एक खच्चर दूसरे खच्चर को खा जाता है, तो जानवर भी क्या करता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करता है। परंतु मनुष्य के द्वारा विकट स्थिति आ जाने पर भी कई जो व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो शाकाहारी होते हैं, जो अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, इस तरह से इस कहानी में जो है लेखक ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि खच्चर ऊपर पर्वतीय प्रदेश पर जाने पर जो हैं किस तरह से अपने आप को जिंदा रखने के लिए किस प्रकार से करते हैं। लेखक इसका उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं कि 5वीं रात भी बर्फ़ नहीं पड़ी, परंतु अगले दिन घने बादल रहने के कारण बर्फ़ गिरने की संभावना बनी थी। नाश्ते के समय हम लोग विचार कर रहे थे, ऐसी स्थिति में प्राण रक्षा के लिए क्या किया जाए। खच्चरों के तंबू से एक शेरपा ने आकर हमें परेशानी प्रकट की कि कनकटा खच्चर लड़खड़ाकर गिर गया है और खच्चर अभी जिंदा है। उसके कान खा जाने वाला खच्चर उसे खाने के लिए लपक रहा है। उसे रोकते तो वह हमें काटता है। हम लोग टीम के साथ इस विषय में को देखने के लिए गए तो शेरपा की बात वास्तव में ठीक थी, जो कि मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर के गिर जाने पर खच्चर को खाने के लिए यत्न कर रहा था। सोचा खच्चर गिर पड़ा है तो अब उसे बचाया नहीं जा सकता, अच्छा है कि उससे अपना पेट भर सकता है तो भर ले। ग्रुप लीडर ने खच्चर के मांसाहारी बन जाने के प्रसंग पर विद्युता से हम लोगों को बताया कि हम लोग भी कहीं ऐसी स्थिति या ऐसी अवस्था ना हो जाए कि व्यक्ति को खाने के लिए दौड़ पड़े। परंतु यहाँ पर छठे दिन भी धूप निकल आई, परंतु बर्फ़ से दर्रा भर जाने के कारण अलाग्य हो चुका था, अर्थात उसको पार करके आगे नहीं जाया जा रहा था। एक दिन एक और खच्चर के लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मांसाहारी बन जाने वाला खच्चर तब तक अपने पहले खच्चर को समाप्त कर चुका था। वह मांसाहारी पशुओं, शेर, चीताओं की तरह खच्चर के शरीर के पंजर तो तोड़ नहीं सका, परंतु उसके ऊपर से जितना मांस खा सकता था उसने खा लिया और उसका उसके लिए और आहार वह हो गया था। 8वें दिन से शेष खच्चर गिरने लगे। मांसाहार लेने वाले खच्चर उनसे निर्वहन करता रहा और खच्चरों के शरीर भूख से सूख गए थे तथा उनसे मांस कितना था। यहाँ पर खच्चरों की ऐसी स्थिति हो रही थी और मनुष्य के लिए जो हैं अलग स्थितियाँ पैदा हो रही थी। इस कहानी में ग्रुप लीडर ने आगे प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को कूच पड़ाव में लोगों ने हमें समाप्त मानकर हमारी खोज व्यर्थ समझ ली है और यहाँ खच्चरों की तरह भूखे मर जाने से बेहतर है कि हम लोगों में से 2 आदमी दर्रे के समीप नीचे के स्थान से धार लांघने का यत्न करें और उसे समाचार दें।
वह स्थान 1.25 मील से दूर न होगा। यदि हम लोग 3 घंटे धार के उस पार न हो सके तो लौट आएंगे। ग्यारहवें दिन मांसाहारी खच्चर मुर्दा खच्चरों को समाप्त कर चुका था। घास पर अब 1.5 इंच की बर्फ की तय थी। मांसाहारी खच्चर बन गया। अब भूख से व्याकुल होकर आदमियों के पर चपक रहा था। शेरपाओं ने कहा कि उसे गोली मार दी जाए, वरना वह आदमियों को गिराकर खा जाएगा। ग्रुप लीडर ने खच्चर को गोली मारने की अनुमति न दे आदेश दिया। इसके चारों सूमों में बंधन डाल दिए जाएं। यह लगातार खाता रहा। अभी 3-4 दिन मरेगा नहीं। धूप रही तो इसे 2 दिन बाद घास मिल जाएगी। और इस तरह से पड़ाव में आदमियों ने अपना आगे का काम किया। अर्थात ये देखिए, लेखक ये बताने की कोशिश हमें कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी इस भूख को मिटाने के लिए व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। परंतु ये एक जानवर की बात है और व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार क्या करता है। शेष खच्चरों को क्या हमें गोली मार दी थी? उस खच्चर ने स्थिति के लिए प्रयत्न किया। ये बात अप्राकृतिक थी, परंतु खच्चर मांसाहारी नहीं होते। ये बात क्या थी? अप्राकृतिक थी कि माथे पर तेवर आ गए। इसीलिए लेखक ने विशेष हमें समझाने की ये कहा कि सृष्टि ने आरंभ से ही जीवों के रूप और व्यवहार सदा एक से रहे हैं। अर्थात प्रकृति और जीव अपने आप को कैसे अस्तित्व में रखते हैं, ये इस बात से हमें ये पता चलता है। जीव अस्तित्व रक्षा के लिए शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से शाकाहारी बनते रहे हैं। इतना ही नहीं, वे जलचर से थलचर, छलचर से नभचर तक बन गए हैं। ये प्रकृति के अनुकूल वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जो जीव स्थिति अनुकूल व्यवहार नहीं अपना सके, उनका अस्तित्व मिट गया है और उनके प्रस्तर पंजर संग्रहालयों में मिलेंगे। जीवों का अस्तित्व रक्षा के प्रयोजन की स्थिति अनुकूल आचरण भी प्राकृतिक है और इसलिए वह जीव अपने आप को क्या करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। और बात मनुष्य की लेखक यहाँ करते हैं कि वह मेरे ट्रेनिंग टाइम की पीरियड की बात है कि हम लोग कंचन की धोरों में थे। उस समय भी हमारा कैंप एक 10,000 फुट पर था। हमारा ट्रेनर एक जर्मन था। हम लोग प्रातः माउंटेनियरिंग के लिए कैंप से 3:30 बजे 3,000 फुट और ऊपर गए और लौटते समय भारी वर्षा होने लगी। उस वर्षा में बलगमों और कुदालों की सहायता से 2-2, 4-4 इंच करके उतरना पड़ा। सूर्यास्त के बाद कैंप में पहुंच सके। वर्षा ऐसी थी कि मोटे ऊनी वाटरप्रूफ कपड़े होने के बावजूद भी पानी भर गया शरीर में। पेटी खींचने में पानी पतलून में बह जाता। ऐसी ठर्दी की ऐंठ जाने से मुंह से बोल न निकले। उंगलियां नीली पड़ के ऐंठ पड़ गई थी। जूते के फीते काटकर उन्हें उतार सके। कैंप में लौटने पर ट्रेनर ने आर्डर दिया कि सब लोग पूरे कपड़े उतार कर पैरों को रजाइयों के थैले में घुसाकर 4-4 घूंट ब्रांडी निगल लें और शरीर को हाथों से जितना रगड़ सके मसल लें। परंतु हमारे ग्रुप में दक्षिण के एक कर्मकांडी परम वैष्णव ब्राह्मण भी थे। दूसरे के सामने निर्वस्त्र हो जाना उन्होंने स्वीकार न था। वे भीगी बनियान, कमीज और पतलून पहने ही रजाई के थैले में घुसे। परम वैष्णव व्यक्ति थे। ब्रांडी कैसे पी लेते। ब्रांडी भी उन्हें नहीं पी। जाड़े के मारे चेहरे भी थैले में कर लिया। दूसरे दिन सबके उठ जाने पर जब वे नहीं उठे, पुकारने पर भी उनकी नींद नहीं टूटी, तो कॉफ़ी का प्याला देने के लिए थैले का मुंह खोलकर देखा गया। उनका मुंह खुला था। वैष्णव विष्णु लोक से उतार गए थे सीधे। यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपना धर्म में विश्वास तो नहीं छोड़ा, परंतु अपने जीवन से क्या कर ली, मुक्ति पा ली। इसलिए लेखक ने
ये आक्षेप लगाया है और ये समाज को संदेश देने का काम किया है कि धर्म में विश्वास क्या, संस्कार कहो, देख लो। अर्थात कई बार हमारे धर्म संस्कारों को इतना परिपक्व या इतना ओढ़ लिया जाता है कि हमें जीवन को खो देने में कोई ऐतराज़ नहीं होता, बजाय कि उनको तोड़ने में। और वो हमारे लिए ऐसी मृत्यु बन जाते हैं जिसके कारण कि हम उनका क्या कर लेते हैं, सहर्ष उनको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि खच्चर ने स्थिति समझकर आत्मरक्षा कर ली, परंतु संस्कारों से बंधा हुआ मनुष्य स्थिति अनुकूल आचरण नहीं कर सका। तो ये क्या है, हमारे अंधविश्वासों पर करारी चोट है। तो हमारे अंधविश्वासों को व्यक्ति को इतना भी नहीं अपनाना चाहिए कि अपने जीवन को ही समाप्त करना पड़ जाए। अपने जीवन को विकसित रूप में या बदलते हुए परिवेश को समझने के अनुरूप ही अपने जीवन को आगे चलाने की बात इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है।